नमस्कार, मैं हूं तनीषा शर्मा। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से लौट आने के बाद बीजेपी पर करारा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में अग्निपथ योजना का विरोध करेगी। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई विषयों पर मीडिया से बातचीत की। सीएम ने बताया, अग्निपथ योजना के विरोध में 27 जून को राज्य की 90 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल के बीच सीएम भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी वाले महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र की ऐसी स्थिति बनी हुई है। सीएम ने महाराष्ट्र के मामले को छत्तीसगढ़ से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के मामले में लगी हुई है। रुआबांधा बस्ती के निवासियों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का किया घेराव। मुकेश मार्कंडे की हत्या के आरोपियों को सख्त सजा देने की करी मांग। रुआबांधा बस्ती के निवासियों ने गुरुवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और रुआबांधा बस्ती में हुए मुकेश मार्कंडे हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा देते हुए फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। गौरतलब है कि 15 जून की रात 8 बजे आरोपी सन्नी उर्फ सुखविंदर सिंह ने शराब के लिए पैसे मांगे और नहीं मिलने पर सीने पर चाकू मार दिया, जिससे मुकेश मार्कंडे गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर गुरुवार को बस्ती के निवासियों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जिसमें मृतक मुकेश मार्कंडे की पत्नी व उसके माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौके पर वार्ड पार्षद सहित रुआबांधा बस्ती के निवासियों ने असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और मुकेश मार्कंडे हत्याकांड के दोषी सन्नी उर्फ सुखविंदर सिंह को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। यहाँ पे जो लड़का मुकेश है ना, उसका मर्डर हो गया है, इसके मांग के लिए हम लोग आए हैं। बिना मतलब के उसको पैसा मांगे थे बोलते हैं और उसको मर्डर कर चाकू मार दिए। वो लड़का ऐसे है कि आए दिन चाकू लेके घूमता रहता है और बस्ती में इतने अपराध कर चुका है कि किसी को भी वो चाकू नहीं तो गाली गलौज मारपीट, किसी को तो बीच में अभी पत्थर से सिर से पत्थर को भी मार दिए थे। तो इसको सज़ा देना चाहिए और फांसी पे चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोग को। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होते ही अब बस्तर में पढ़ने वाले छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। वो भी खुद शिक्षक ही करेंगे और जब तक छात्र उस कक्षा में दक्ष नहीं हो जाता तब तक उसकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा सत्र में शिक्षकों के साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी को टास्क दे दिया है और अब तक पिछड़े बस्तर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए और बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उनको ज्ञान के साथ साथ क्लास में अव्वल आने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए सभी शिक्षकों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि बस्तर में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए राज्य सरकार गंभीर है और बीते 2 सालों में कोरोना के चलते शिक्षा में भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ऐसे में अब सरकार द्वारा मिले आदेश के बाद छूटे बच्चों को स्कूल लाने के अलावा उन बच्चों को शुरुआत से ही अध्ययन में आगे बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। सरकार द्वारा मिले टास्क के बाद से ही जिला के शिक्षक बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के काम में जुट गए हैं। बच्चे क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई में पिछड़ गए थे, तो इस बार कोशिश यही होगी कि उनका मासिक आकलन अच्छे से हो और उनकी दक्षताओं का पता लगाया जा सके और जो दक्षताएं वो पूरी ना करते हो पहले उन पे ध्यान दिया जाए और फिर उनको अगली दक्षता की ओर बढ़ाया जाए। कार्रवाई करने का तो नहीं, परंतु शिक्षकों को जिम्मेदार बनाने की कवायद ज़रूर की जाएगी कि वे जो भी बच्चे हैं उनके पास तो उनको वो उन पे ध्यान दें और उनको जो उचित स्तर है उस तक। दुर्ग निगम के वार्ड 22 कैलाश नगर में सड़क डामरीकरण के कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग निगम के वार्ड 22 कैलाश नगर में निगम द्वारा जर्जर हो चुकी सड़क पर डामरीकरण का कार्य कराया गया है, जहां पहली बारिश में ही सड़क से बजरी बाहर आने लगी है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व अनियमितता का आरोप लगाते हुए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने निगम महापौर धीरज बाकलीवाल को गुलाब भेंट करते हुए गेट वेल सून कहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सड़क की तरह निगम महापौर भी बीमार हैं, जिन्हें अनियमितता दिखाई नहीं दे रही है और इसी बीमारी से बाहर निकलने के लिए उन्हें गेट वेल सून कहते हुए गुलाब भेंट करे। कल सुबह हम लोग सर्वे के लिए वार्ड नंबर 22 गए थे। सूर्या होटल के सामने से जो रोड तितोड़ी को जाती है, वहाँ हमने देखा कि 15 दिन पहले जो रोड बनी थी वहाँ से बजरी निकलने लग गई है। अभी एक ही बारिश हुई है, सिर्फ एक बारिश हुई है और वहाँ हमने देखा कि हाथ जैसे उठाया तो हाथ मुट्ठी भर के बजरियाँ निकल रही है। हमने लोगों से वहाँ से चर्चा की तो लोगों ने ये बताया कि जस्ट अभी 15 दिन पहले रोड बनी और ये हालत है एक बारिश में। अब 2-4 बारिश होंगे तो रोड का नामो निशान वहाँ से मिट जाएगा। जब हमने पता लगाया तो पता लगा कि यहाँ से क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नाम की कोई कंपनी जिससे 34 लाख में ठेका दिया गया था। अब सोचिए कि जब एक बारिश में ये हालत तो आगे क्या हाल होगा।
हम ये मांग करते हैं उसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो पहले भी जो टेंडर लिया था कहीं कहीं रोड बनाई है उनका काम का गुणवत्ता की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों ने जिन्होंने एनओसी दिया है और जो भी उस पर लिप्त पाए जाते हैं भ्रष्टाचार में उन पर कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के द्वारा सड़क डामरीकरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने सड़क की क्वालिटी को लेकर शिकायत की है। हम लोग इसकी तुरंत जांच कराएंगे। नहीं, 15 दिन पहले बना है, मैं बताया ना, इसकी जांच कराएंगे हम तुरंत। इंजीनियर को उसी समय मैंने मैसेज किया कि आप जाके उसकी जांच कीजिए। जांच की रिपोर्ट आने के बाद मैं बताऊंगा आपसे। जिस तरह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो गया, नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा पहली दृष्टि में ऐसा कहना ठीक नहीं है। पहले एक बार इंजीनियर लोग जाके देख लें, देखने के बाद समझ में आएगा कितने दिन पहले हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका डीपीआर क्या था, तो सब कुछ देखने के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। गौरतलब है कि दुर्ग निगम द्वारा निगम के वार्डों की आंतरिक सड़कों को दुरुस्त करने सड़क डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन वृहद स्तर पर कराए जा रहे इस कार्य में गुणवत्ता की कमी दिखाई दे रही है। दुर्ग निगम महापौर नीरज बाकलीवाल ने निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन के साथ निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने गुरुवार को निगम के प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन के साथ निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके तहत निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने शहर के मध्य से गुजरने वाले शंकर नाला व ठगड़ा बांध पहुंचे, जहां उन्होंने अब तक के हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। जिसकी जानकारी देते हुए निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि उन्होंने संबंधित ठेकेदार को बरसात के पूर्व ज्यादा से ज्यादा कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरवासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस वर्ष शंकर नाले में जल भराव की स्थिति से आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। आज सुबह जो हमारे अभी प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन जी आए हैं, उनके साथ हमारे प्रभारी अब्दुल गनी जी कोहले जी के साथ आज हम लोगों ने शंकर नाला और ठगड़ा बांध का दौरा किया। वहाँ के कार्य की प्रगति को हम लोगों ने देखा। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात सामने है, शंकर नाला का कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है। लगभग 6.5 किलोमीटर की स्वीकृति में 3.5 किलोमीटर से ऊपर का काम हो चुका है। और पिछले बार भी भारी बरसात के बाद भी जल भराव की स्थिति जो शंकर नाला क्षेत्र में नहीं आती थी, पहली बार शंकर नगर क्षेत्रों में पानी जल भराव की स्थिति पिछले वर्ष भी नहीं आई थी और उम्मीद है इस वर्ष भी नहीं आएगी। बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। और ठगड़ा बांध के कार्य प्रगति हम लोग देखने गए थे कि बरसात से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए तो आने वाले समय में कार्य को सुविधा होगी हम लोगों को। जिले में आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं शहर के यातायात को मजबूत बनाने के लिए यातायात सप्ताह का आयोजन भी पुलिस के द्वारा किया जाता है। बावजूद आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों को असमय अपनी जान गंवानी पड़ती है। शहर में यातायात बदहाली और आए दिन सड़क दुर्घटना को लेकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन से यातायात प्रभारी को हटाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के कुशल सिंह राजपूत ने कहा कि शहर और जिले में यातायात व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। शहर में यातायात विभाग द्वारा सिर्फ वसूली की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते दिनों सड़क दुर्घटना में यश चौथवाणी की असमय मौत हो गई थी। वहीं बुधवार को शहर के बजरंगपुर नवा गांव में 2.5 साल के मासूम की तेज रफ्तार से गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शहर में और जिले में गाड़ी बेकाबू होकर तेज रफ्तार में चल रही है। वहीं यातायात विभाग कार्रवाई करने के बजाय वसूली में व्यस्त है। कल जो एक 3 वर्षीय बालक की कचरा गाड़ी नगर निगम की उससे मौत हुई है, इसके लिए हम राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो यातायात विभाग के उसको हटाने की मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि राजनांदगांव में लगातार ऐसी घटनाएं हुई। अभी कुछ दिन पहले एक युवा यश चौथवाणी की दर्दनाक मौत हो गई थी और कल एक अबोध बालक की मौत हो गई और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। इसके अलावा राजनांदगांव में उनके ऑफिस के सामने ही लगातार अवैध वसूली चल रही है, नया बस स्टैंड के सामने और भदौरिया चौक के सामने। उनका सिर्फ और इमाम चौक और उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान अवैध वसूली में है। उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है राजनांदगांव की। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल यहाँ से हटाया जाए।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार रात को बार एंड रॉड मिल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। घटना के कारण बार एंड रॉड मिल में इलेक्ट्रॉनिक सामान बड़ी मात्रा में जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जून का महीना भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस माह संयंत्र में लगातार हादसे हो रहे हैं। 1 जून को पहला हादसा हुआ जिसमें एक कर्मी की मौत हो गई। इसके बाद 3 व 4 जून को लगातार 2 हादसे हुए जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए थे। इसके कुछ दिन बाद एक और हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई। ताजा मामले में बुधवार रात को आग लग गई जिससे संयंत्र प्रबंधन को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बार एंड रॉड मिल में रोज की तरह प्रोडक्शन का काम चल रहा था, तभी यहां अचानक आग लग गई जिससे अफरा तफरी मच गई थी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा पुलिस विभाग में पहली बार आरक्षकों का लकी ड्रॉ के माध्यम से थाना व चौकियों को चुना गया, जिसको लेकर विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 घंटे तक चला लकी ड्रॉ जिसमें सिपाहियों ने पर्ची निकालकर अपनी ड्यूटी करने के लिए थाने की तैनाती चुनी। लकी ड्रॉ के माध्यम से 65 सिपाहियों की पोस्टिंग हुई। पुलिस विभाग की ये सारी प्रक्रिया कवर्धा एसपी डॉक्टर उमेंद के मौजूदगी में शर्तों के साथ हुई। डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत बागरेकसा में कुपोषण मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। महिला समूह की सक्रियता से किसी भी अभियान को सफल बनाने में मदद मिलती है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने महिला समूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब ने अब तक सामाजिक सरोकार की दिशा में सार्थक प्रयास कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और सुपोषित बनाने के लिए कुपोषण को जड़ से समाप्त करना होगा। इसके लिए हम सबको सामाजिक सरोकार की दिशा में मिलजुल कर सार्थक प्रयास करना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण, सुपोषित और रुचि युक्त रेडी टू ईट की आपूर्ति की जा रही है। यह स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद है। महिला समूह आपस में कुपोषण मुक्ति के लिए मुहिम चलाएं। कलेक्टर ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे नशा पान के अभियान में अपनी प्रयास को कायम रखें। कार्यक्रम में पहुंचे जिले के गौरव पद्मश्री फूलबासन यादव ने कहा कि समाज में परिवर्तन लाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना है। महिलाओं की भागीदारी से समाज में बड़े बड़े काम सहजता से हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि गर्भवती माता सुपोषण आहार का सेवन करें जिससे सुपोषित बच्चे का जन्म हो। 38वीं छत्तीसगढ़ बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर राजनांदगांव के द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के सभी जिले के एनसीसी के कैडेट प्रशिक्षण लेने पहुंचे। 38वीं छत्तीसगढ़ बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर राजनांदगांव के द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 38वीं छत्तीसगढ़ बटालियन में आयोजित किया गया। इस शिविर में एनसीसी के कैडेट्स को सीटीसी कैंप में 10 दिवसीय प्रशिक्षण बटालियन के अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है। कर्नल रोहित कुमार कौशिक ने कहा कि 10 दिवसीय सीटीसी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो एनसीसी के कैडेट बी एंड सी सर्टिफिकेट में बैठते हैं उनके लिए कैंप मैंडेटरी होता है। इस शिविर में लगभग 500 लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। यहाँ पर 10 दिन का एनसीसी का शिविर लगा हुआ है जिसको कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं। जो बच्चे बी और सी सर्टिफिकेट में बैठते हैं उनके लिए कैंप मैंडेटरी होता है। तो इसमें हमारे पास सब तरह के बच्चे आए हैं और जिसमें सीनियर डिवीज़न, सीनियर विंग, जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग, मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों कैडेट्स हैं और तकरीबन 520 की हमारी स्ट्रेंथ है पूरी। और वो 10 दिन तक यहाँ पर पूरा मिलिट्री डिसिप्लिन और मिलिट्री से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें अपना वो प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और इसमें हम इनको मैप रीडिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, लीडरशिप क्वालिटीज़,
क्रिएटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों पर इनको वो करेंगे। और हमारा जो ज़्यादा फोकस है बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और जो इनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, जो मतलब इनकी बोलने की क्षमता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं इनको, ग्रुप गेम्स कराते हैं, और इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, लेक्चरेट्स कराते हैं, और इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो वहाँ इन बच्चों की झिझक खुलती है और ये आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। प्लस इनको हमारे यहाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो फौजी इंस्ट्रक्टर्स हैं, और ANOs होते हैं, एसोसिएट NCC ऑफिसर्स, जो कॉलेज के और स्कूल के प्रोफेसर्स और टीचर्स होते हैं, जिन्होंने कमीशन लिया हुआ है इस ट्रेनिंग को देने के लिए, वो अपना ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफिसर NCC सुनील कुमार भागवत का कहना है, इस शिविर में CTC कैंप में बच्चों को 2 साल में 1 कैंप करना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण में NCC की सभी गतिविधियां जैसे सैन्य प्रशिक्षण, मैप राइडिंग, वेपन ट्रेनिंग, PT का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये CATC कैंप है, 10 दिन का कैंप है NCC का। इसमें बच्चे को 1 साल में 1 कैंप करना अनिवार्य होता है। 2 साल में, 2 साल के प्रशिक्षण में एक बार में 10 दिन का कैंप करना अनिवार्य होता है। तो बटालियन के अंतर्गत ये कैंप चल रहा है। 38 बटालियन के निर्देशन में कमान अधिकारी कर्नल रोहित कुमार कौशिक सर है। इसमें सैन्य ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, PT, ड्रिल, सभी NCC की गतिविधियाँ कंबाइन कराई जाती है। दिन सुबह प्रातः 5 बजे से चालू होता है और 10 बजे तक ये ट्रेनिंग चालू रहती है। रेसिडेंशियल कैंप है, बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, एक साथ भाईचारा और अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं। जिले के एक निजी अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट चिकित्सक की सेवाएं मिल रही हैं, जिससे महिला व पुरुषों को होने वाली गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। राजनांदगांव समदा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल जैन ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों में मूत्र संयम की शिकायतें अधिक रहती हैं। कुछ सावधानी तथा दवाइयों के उपयोग से इस बीमारी से बचा जा सकता है। अस्पताल में सर्जिकल ट्रीटमेंट की उपलब्धता भी कराई जा रही है। मूत्राशय असंयम मुख्य रूप से अपना वजन कम करने से कंट्रोल किया जा सकता है। चाय, कॉफी तथा प्रिय पदार्थों का उपयोग कम करने से भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। योगाभ्यास से भी ऐसे बीमारियों से राहत मिल सकती है। 21 से 27 जून तक विश्व संयम सप्ताह दिवस भी मनाया जा रहा है। आगामी 24 जून को कैंप लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें निःशुल्क उपचार और निदान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। मूत्र असंयम सप्ताह हर साल सेलिब्रेट करती है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य रहता है कि ऐसे मरीज जिनको मूत्र में असंयम है या कंट्रोल नहीं है या पेशाब रोक नहीं पा रहे हैं या पेशाब लीक हो रहा है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना और उनके इलाज के लिए अग्रसर रहना है। 24 तारीख जून को समदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऐसे मरीजों का मुफ्त परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इलाज सारा आयुष्मान कार्ड में मुफ्त में अवेलेबल है। ये बीमारी जनरली किस तरह से होती है और ज़्यादातर किन में पाई जाती है? ये बीमारी मुख्यतः तो महिलाओं में पाई जाती है। बेसिकली छींकने, खांसने, इनमें ऐसे पेशेंट्स को यूरिन लीक हो जाता है। कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ज़ोर से पेशाब आता है, बाथरूम जाने के पहले भी यूरिन लीक हो जाता है। और तीसरे तरीके के पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको ऑपरेशन के बाद लगातार मूत्र रिसाव होता रहता है, यूरिन में कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसके बचाव के क्या तरीके हैं? खान पान क्या करना चाहिए? खान पान में बेसिकली चाय, कॉफ़ी को एकदम कम करना है, मिर्च कम करना है, मीठा कम करना है, और तीसरा तेल, घी अवॉइड करना है और वजन को कम करना है अपना मुख्यतः। भारतीय खेल प्राधिकरण राजनांदगांव की 2 खिलाड़ियों का चयन भारतीय बास्केटबॉल टीम में हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण में पिछले कई सालों से खेल रही प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का चयन जार्डन में होने वाले अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। जार्डन में 24 जून से 30 जून तक चैंपियनशिप का आयोजन होना है। भारतीय खेल प्राधिकरण राजनांदगांव की 2 खिलाड़ी प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला का चयन अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बेंगलुरु में लगे कैंप में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण इन दोनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए हुआ है। ये खिलाड़ी भारतीय बास्केटबॉल टीम जार्डन के लिए रवाना हुई हैं। यह दोनों खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण राजनांदगांव सेंटर में कई सालों से खेल रहे हैं और अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं और अच्छे खेल के कारण इनका चयन भारतीय बास्केटबॉल टीम में हुआ है। जार्डन में होने वाले चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का यह दोनों खिलाड़ियां प्रतिनिधित्व करेंगे। जार्डन में 24 जून से 30 जून तक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राजेश्वर राव ने बताया कि इन दोनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए हुआ है और शहर के लिए हर्ष की बात है। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव की 2 बालिका खिलाड़ियों प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला का चयन
अम्मान जॉर्डन में 24 से 30 जून 2022 तक आयोजित एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप के लिए हुआ है। ये दोनों ही खिलाड़ी राजनांदगांव में विगत 5-6 वर्षों से लगातार ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और अभी इनका चयन बेंगलोर में अभी 1 महीने का जो कैंप चला था उसके पश्चात हुआ है। और सबसे ख़ास बात यह है कि प्रार्थना साल्वे का पासपोर्ट में भी रिन्यू करना था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विशेष प्रयास से ये एक ही दिन में बनके हमको मिल गया था। और इन दोनों खिलाड़ियों का चयनित होने से राजनांदगांव के बास्केटबॉल खिलाड़ियों में अत्यंत हर्ष का माहौल है। साथ ही साथ अभी 4 अन्य बालिकाएं भी बेंगलोर में आयोजित सीनियर और जूनियर इंडियन टीम के कैंपों में प्रशिक्षण ले रही हैं और कुछ ही दिनों में उनकी भी टीमें विदेश जाएंगी। तो साई ट्रेनिंग सेंटर परिवार की ओर से हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण राजनांदगांव की इन दोनों खिलाड़ियों के भारतीय टीम में चयन के बाद राजनांदगांव में खुशी का माहौल है। जॉर्डन में होने वाले चैंपियनशिप में राजनांदगांव शहर की ये बालिकाएं अपने खेल का जौहर दिखाएंगी। इंडियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट राजनांदगांव। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा में वार्ड नंबर 2 में खेत शराबियों का अड्डा बन चुका है। खेतों में डिस्पोजल, शराब की बोतल और कांच के टुकड़े भरे पड़े हैं। किसानों द्वारा जिला आबकारी विभाग से कार्रवाई की मांग की गई है, जिस पर आबकारी विभाग ने नाम मात्र खानापूर्ति कर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। पूरा मामला बेमेतरा के पिकरी वार्ड मुटपार रोड में संचालित अंग्रेजी व देशी शराब दुकान के आसपास के क्षेत्र का है, जहां शराब दुकान के पास वाले किसान शराबियों से परेशान हैं। शराब प्रेमी शराब पीकर डिस्पोजल, झिल्ली, शराब की बोतलें खेतों में ही छोड़ देते हैं, जिससे कृषि जमीन पूरी तरह से डिस्पोजल, झिल्ली, शराब की बोतलों से भरी पड़ी है, जिसके चलते कृषि योग्य जमीन खेती के लायक नहीं बचा है। किसान खेती करने के पहले साफ सफाई करते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर टूटी कांच की बोतलें, झिल्ली, डिस्पोजल बिखरी मिलती हैं, जिसकी शिकायत किसान कई दफ़ा जिला प्रशासन के पास कर चुके हैं, लेकिन नतीजा खानापूर्ति तक ही सीमित है। इससे किसान काफ़ी परेशान हैं। इस समस्या के चलते किसान फिर से इस संबंध में जिला प्रशासन से सख्ती से कार्रवाई चाहते हैं। वहीं किसान ने बताया कि शराब दुकान के आसपास के कृषि योग्य खेत जो अभी खेती के समय डिस्पोजल, झिल्ली, कांच की बोतलों से भर चुके हैं, जिससे खेती करने वाले लोगों को कांच के टुकड़ों से चोट लगने का डर बना रहता है। अब किसान काफ़ी चिंतित है, क्योंकि हाल ही में खेती किसानी का समय आ चुका है और ऐसी परिस्थितियों में वहाँ खेती करना असंभव है। किसानों ने मीडिया के माध्यम से कहा कि अगर जिला प्रशासन इस शराब की दुकानों को अन्यत्र स्थान पर संचालन करे, अन्यथा ऐसी स्थिति में किसान उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हैं। पूरा कांच और डिस्पोजल और पानी पाउच के पूरा झिल्ली है, कांच इतना पड़े पड़े है कि बरसात में आदमी हमन चल नहीं सकते, खेती नहीं करना चाहते हैं, समझ। इसलिए हमन खेत छोड़बो पड़ता तो सरकार हम लोग मुआवजा दे दी का है। इतना कांच और झिल्ली के नाम से इतना परेशान हैं, इतना तंग हैं हम गांव के किसान लोग पूरे। और नहीं तो आप भट्ठी चलाए या तो हमारा खेती की मुआवजा दे दें, जितना हमारे फसल के नुकसानी होते उतना हमारे फसल के मुआवजा दे दें, या तो फिर भट्ठी हटाए फिर हम लोग खेती करने देंगे सरकार। हमारा परेशानी ये हुआ थे कि कांच और डिस्पोजल के समस्या देख के खेती नहीं कर सकतन, और 3 बेर हो गए शिकायत कर कलेक्टर में, उसके बावजूद ध्यान नहीं देते। हमारा सिर्फ ये चाहिए भट्ठी हटाए और कुछ नहीं चाहिए, खेती करे बार सुरक्षित जगह देवा या तो भट्ठी हटा लगा। दुर्ग जिले के ग्राम देवादा के मेंटल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद
परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है और दुर्ग एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग के ग्राम देवादा मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचे दीपक गोस्वामी की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे लेकर मृतक दीपक गोस्वामी के भाई ओम प्रकाश ने दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और इस मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करी। गौरतलब है कि दीपक गोस्वामी को एक हफ्ते पहले मानसिक रूप से बीमार होने पर देवादा में स्थित मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां मृतक दीपक गोस्वामी के साथ उनकी मां व भाई ओम प्रकाश भी अस्पताल में मौजूद थे। लेकिन बीती रात अस्पताल प्रबंधन ने बाथरूम में गिरने की बात को लेकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में अस्पताल में मौजूद मृतक दीपक गोस्वामी के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने इस हादसे की कोई जानकारी नहीं दी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत में सुधार होने की बात करते हुए 23 जून को डिस्चार्ज करने की बात कही थी। ऐसे में मृतक दीपक गोस्वामी के परिजनों को ऐसी आशंका है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई, जिसके चलते दीपक गोस्वामी की मौत हो गई। एक्चुअली सर, मेरा छोटा भाई था जिसको मैं 9 तारीख को देवादा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था मेंटली प्रॉब्लम से रिलेटेड साइकेट्रिक इलाज के लिए। ठीक है, उनका 15 दिन के लिए बात हुआ था डिस्चार्ज के लिए। कल उनका आज लास्ट दिन था डिस्चार्ज के लिए। कल मैं उनका डिस्चार्ज कराने के लिए आया था रायपुर से। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, तो बोले कि डॉक्टर कल डिस्चार्ज करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो मैं और मेरी माँ वहीं रुके थे नाइट में। मेरी माँ 15 दिन उनके साथ कंटिन्यू वहीं रहती थी वेटिंग हॉल में। मैं आना जाना करता था वहाँ से। मैं कल बढ़िया पेशेंट से मिला हूँ, मेरे भाई से 3 बजे से 5 बजे तक का मिलने का टाइम है, वहाँ मिला हूँ। बढ़िया था पेशेंट, मैं वहीं रुका हूँ, मेरी माँ वहीं रुकी है। 12:30 बजे मेरे को कॉल आता है कि आपका पेशेंट गिर गया है, बाथरूम से गिर गया, नहाते वक्त बाथरूम से गिर गया और उसको डेथ हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल में ला लिए सर। ना मेरे को जानकारी है, ना मेरी माँ को जानकारी है। मैं पूछता हूँ कि बिना हमारे पास परमिशन से वो कैसे हॉस्पिटल से बाहर ले जा सकते हैं हमारे मरीज को। हमको तो जानकारी देना चाहिए ना भाई। जब हम और किसी चीज़ का इलाज, हड्डी का जैसे इलाज करा रहा था, उस टाइम मेरी मम्मी साथ में आई थी दुर्ग, उसका जानकारी हमको दिया गया था। जब इतना बड़ा बात हो गया, अगर उस समय जानकारी देना था कि हाँ गिर गया आपका पेशेंट, ये है, हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है अस्पताल द्वारा। ये वही 11:30-12 बजे के बीच की घटना है। हाँ, रात में 11:30-12 बजे। हाँ सर, अस्पताल द्वारा वही जो भी उनके द्वारा बताया गया है उसका डेथ वहीं हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रास्ते में लेके जा रहे थे, ऑक्सीजन वहाँ से सब सही था, यहाँ रास्ते में डेथ हो गया, हॉस्पिटल लाते लाते ऐसा था, तो हमको जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। एसपी साहब से हमारी मांग है कि उस अस्पताल के प्रति कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस प्रकार से ना जानो कितने सैकड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं कि हम इलाज जाते हैं, लेकिन इलाज के नाम पे हमें सिर्फ ढकोसला दिया जा रहा है यहाँ पास में, और पैसा वसूली किया जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, हमारी जान की कीमत है। छोटे भाई की जान की कीमत बिल्कुल भी नहीं है। क्या वहाँ पे मारपीट होती है पेशेंट की? सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पास अलग रखा जाता है परिवार को, परिवार साथ वहाँ मारपीट किया। मुझे तो ऐसी लग रहा है कि जिस तरह से अंदेशा नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाथरूम में गिर गए चोट, लेकिन चोट के निशान कहीं नहीं है। तो मारपीट का भी अंदाजा हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मानसिक रोगी कहीं ना कहीं कुछ बातें हो जाती होती हो, तो उससे शायद प्रशासन ने भी किया होगा गलत वहाँ पर, जो हॉस्पिटल प्रशासन है। गरियाबंद जिले के पांडुका थाने के पास मोटरसाइकिल और धान से भरे पिकअप वाहन में टकरा जाने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को गंभीर चोट आई। घटना में मोटरसाइकिल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से जल भी गए। तीनों घायल को 108 से गरियाबंद जिला अस्पताल ले जाया गया। घायल के उपचार के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई और एक के उपचार के दौरान गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया। घटना की जांच पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये पांडुका के पास, थाने के पास छोटा हाथी और मोटरसाइकिल में जो गंभीर एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक देवनारायण है जो नयापारा के पास का है, और एक मदनपुर का है करण ध्रुव। उसमें एक लड़की भी थी सोहद्रा बाई करके। तीनों को यहाँ लाया गया, 2 तो मृत हो गए और एक जो लड़की है वो गंभीर स्थिति में, उसको रायपुर रेफर किया गया 108 के माध्यम से। वनवासी जनजाति समाज की गौरव और नारी उत्थान की प्रतीक द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद हेतु अपना उम्मीदवार घोषित कर वंचित समाज को अद्वितीय और स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी एनडीए उम्मीदवार मुर्मू के पहले प्रस्तावक हो सकते हैं।
राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मुर्मू 4 नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के बीच विजयवर्गीय ने कहा, शिवसेना का विद्रोह भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। वहां जिस हद तक भ्रष्टाचार था, उससे वहां के विधायक अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। इस स्तर पर वहां भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां के विधायकों ने बगावत की। मुझे लगता है इससे उद्धव ठाकरे जी का थोड़ा अहंकार भी कम हुआ होगा और उनके प्रवक्ता संजय रावत के बकवास का परिणाम है। शिवसेना का जो विद्रोह है वो इसका भ्रष्टाचार जिस हद तक था, उससे वहाँ के विधायक अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते थे। इस स्तर पर भ्रष्टाचार था सरकार में। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बगावत की। तो मुझे लगता है कि शायद उद्धव जी का अहंकार भी कम होगा। उनके प्रवक्ता मिस्टर राउत वो भी जिस प्रकार की बकवास करते हैं। इंदौर गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद के बाद मारपीट हो गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि उसके बाद आक्रोश में आकर हवाई फायरिंग तक कर डाली। छोटी गवालटोली थाना इलाके में कार पार्क को लेकर विवाद हुआ था। कार में सवार युवकों ने घर की महिलाओं से भी मारपीट की। इसके बाद कार सवार युवकों ने दिन दहाड़े हुए मारपीट और हवाई फायर की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पूरा मामला घर के सामने कार पार्क करने से मना करने पर युवकों से विवाद हुआ था। गोली चलाने वाले युवकों की कार नंबर से पुलिस तलाश कर रही है। खंडवा के कोतवाली थाना में बाइक चोरी के 60 वर्षीय संदिग्ध की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। एसपी ने प्राथमिक रूप से लापरवाही को लेकर कोतवाली थाना टीआई को सस्पेंड कर दिया है। बाइक चोरी के मामले में खंडवा पुलिस ने भगवान पवार को हिरासत में लिया था। जेल परिसर, रेलवे स्टेशन, जिला न्यायालय परिसर और अन्य स्थानों से चुराई हुई बाइक जब्त की थी। पुलिस न्यायालय में पेश कर आरोपी की रिमांड लेने वाली थी, लेकिन सुबह अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि उसे उल्टी हुई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले गए। इस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। वहीं घटना में लापरवाही को लेकर एसपी विवेक सिंह ने कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन को निलंबित कर लाइन भेज दिया है। इस पूरे मामले पर परिजनों का कहना है कि तबीयत खराब होने के बाद पुलिस ने भगवान पवार का उपचार कराने में रुचि नहीं दिखाई। पुलिस की लापरवाही की वजह से उनकी जान पर बन आई और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन ने बताया कि एक दिन पहले मंगलवार को भगवान पवार कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों से गुहार लगाई थी कि उन्हें अस्पताल ले जाएं, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। मेरे ससुर है, मतलब वो सुबह 17 तारीख से गए हुए थे। वो उसके बाद में 17 का तो कुछ पता नहीं चला। 18 तारीख को मतलब हम लोग को पता चला कि उनको अरेस्ट किया है मूंदी पुलिस ने, वो भी झूठे केस में अरेस्ट किया। फिर हम लोग मूंदी पुलिस गए, वहाँ मूंदी थाना गए। वहाँ से उन लोगों ने बोला कि कोतवाली चले जाओ, कोतवाली भेज दिया गया उनको। फिर कोतवाली हम उसी दिन शाम को कोतवाली पहुँचे तो कोतवाली थाने से बोला गया कि मोगढ़ थाना ले गए, मोगढ़ थाना जाओ। वहाँ गए तो वहाँ उन लोगों ने बोला हाँ है तो यहीं, मगर हम नहीं बताएंगे कि कहाँ रखा गया इनको। कल तो सर लेके आए थे उनको, वहाँ पे कोर्ट में लेके आए थे तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, पूरा पसीना निकल रहा था। और जो पदम नगर के जो 2 कांस्टेबल थे उन लोगों को ही मैंने रिक्वेस्ट करी बहुत बार कि आप इनको यहीं पास के हॉस्पिटल ले चलो, आप लोग भी चलो, बाकी इनको दिखाओ हॉस्पिटल ले जाके। तो नहीं बोल दिया पदम नगर वाले जो कांस्टेबल थे उन लोगों ने, और कोतवाली के भी 2 सर थे वहाँ पे कोई, तो उन लोगों ने भी नहीं बोल दिया कि नहीं हम लोग हैं, हम लोग सब कर लेंगे। और जो इनको बोले ये प्रॉब्लम कोर्ट में ही आके हो रही, वहाँ तो कुछ नहीं हुई इनको, और उन लोगों ने उल्टा चिल्ला दिया वहाँ पे। तो आज तो हम सुबह आए यहाँ पे, मतलब 11 बजे उनका कॉल आया था कोतवाली थाने से किसी का कि मतलब उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।